नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का सेशन आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का आपके प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ, जो आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यदि आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़िए और प्रश्नों का अभ्यास नियमित रूप से करिए। आप अपनी परीक्षा, अपनी जो है तैयारी को एक सही दिशा में जो है इस सेशन के माध्यम से लेके चल सकते हैं। आपको आसानी से सभी प्रश्नों से आप अवगत हो पाएंगे। साथ ही आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको इस चीज की जानकारी का जो एकमात्र स्रोत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो होता है आपके प्रश्न जो आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उसी आधार पे ये सेशन आपका संचालित हो रहा है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही बात करें दोस्तों, यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 250 रुपए का भुगतान गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप लोग जो है कर सकते हैं। नंबर जो आपको दिया गया है 7007701847, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको जो है भेज देना है। जैसे ही आप इसको भेज देंगे 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा और सारी सुविधाएं जो आपके सेशन से इस मेंबरशिप से आपको मिलनी है वो मिलने लगेंगी। चलें, इसके बाद यदि बात करेंगे दोस्तों तो राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक की क्लास आपकी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विचारक बचे हुए हैं। तो जो लोग राजनीतिक विचारकों को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं 7007701847 इस नंबर पे। चलें, अब सीधे चलेंगे दोस्तों अपने सेशन की तरफ। और जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी को एक ही बार गुड इवनिंग दोस्तों। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और उसके बाद अपने प्रश्नों का उत्तर आप लोग देना शुरू करेंगे तेजी से। चलें, उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है वो क्लियर अब विजिबल हो रहे होंगे। तो अब आप लोग उत्तर देना प्रारंभ करिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। आज के सेशन का जो मेडन प्रश्न है वो पूछा गया है आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। भीमराव अंबेडकर ने जिस अंतिम राजनीतिक दल की स्थापना की है उसका नाम आप सभी लोगों को बताना है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, चलें, बहुत ही बढ़िया। चलें, ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। सभी लोग उत्तर करिए, तेजी से करिए। चलें, तो सभी लोग जो है ए विकल्प का ही चुनाव कर रहे हैं। चलें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका डी विकल्प हो जाएगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना जो है वो आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी 1942 में। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। ये अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित जो है वो अंतिम पार्टी है जिसको वास्तविक रूप में जिसका गठन जो है वो अपने जीते जी अंबेडकर जी ने कर दिया था। बाकी यदि आप लोग बात कर रहे हैं दोस्तों रिपब्लिक पार्टी का, चलें, इंडिपेंडेंट पार्टी की तो आप लोगों को बात ही नहीं करनी है। इसकी स्थापना 1936 में हुई है तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो है विचार जो है वो दिया था आपके अंबेडकर जी ने, या यूं कह सकते हैं इसकी घोषणा की थी इन्होंने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा इन्होंने की, लेकिन ये स्थापित हो पाए उसके पहले ही जो है दोस्तों अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है। और अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद से इनके जो समर्थक हैं, इनके समर्थकों के द्वारा इसकी स्थापना 1957 में की जाती है। अंबेडकर के जो है वो समर्थकों के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। दलित पैंथर की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो दलित पैंथर जो है, आपने ब्लैक पैंथर नाम सुना होगा, जो अमेरिका में
नस्ल भेद की, रंग भेद की जो समस्या चल रही थी, वहां पे एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिससे जो है वो आपका ब्लैक पैंथर कहा जा रहा था। उस आंदोलन का जो लोग जो चला रहे थे, जो काले लोग उसको चला रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको जो है वो आपके ब्लैक पैंथर कहा गया। और इसी की तर्ज पे भारत में भी जो है दोस्तों दलितों के पुनरुद्धार के लिए आपके दलित पैंथर का गठन किया गया था, आपके ब्लैक पैंथर की तर्ज पे। और इसका गठन जो किया वो आपके नामदेव, अर्जुन दांगले और राजा घाले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना में मुख्य जो भूमिका है वो आपके नामदेव की है, नामदेव की है, आपके जो है दोस्तों अर्जुन दांगले की है, और उसके बाद से आपके राजा घाले की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1936 में आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर जी ने की। रिपब्लिकन पार्टी की घोषणा इन्होंने की थी, लेकिन इसको स्थापित नहीं कर पाए। इनके सदस्यों के द्वारा जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई। अंतिम पार्टी जिसको स्थापित किया था अंबेडकर जी ने, वो 1942 के स्थापित ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। तो उत्तर आपका इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। चले अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की है? आप लोग उत्तर करिए तेजी से। चलो बिल्कुल, तो आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आ रहा है दोस्तों। जो लोग 1936 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। कौन सी कृति इसमें से बी आर अम्बेडकर की नहीं है? हु आर द शूद्रा, स्ट्रेस एंड स्टेट एंड माइनॉरिटीज होनी चाहिए, और दी अनटचेबल, हु आर दे, और व्हील ऑफ हिस्ट्री। आप लोगों को चारों में से किसी एक का चुनाव करना है और आप लोग तेजी से उत्तर करिएगा। जो पुस्तक अंबेडकर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोग जरूर बताने का प्रयास करेंगे। चलें तेजी से उत्तर करिए, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अभी तक किसी का उत्तर, सबका उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है, लेकिन किसने लिखी है इस पुस्तक को, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, इसलिए इसका उत्तर किसी के से जो है वो नहीं आया है। चलें, ऐसी स्थिति में आप लोग विकल्प याद करते हैं बस। चलें कोई बात नहीं है। ये आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। राम मनोहर लोहिया। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। डी विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये आपके व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। बाकी तीनों ऊपर की जो पुस्तकें हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, सभी लोगों का उत्तर बी आर अम्बेडकर के लिए आ रहा है, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर जो है एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ पे था? तेजी से उत्तर करें। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया। चलें, बिल्कुल लंदन के लिए उत्तर आ गया है सुरभि जी का। छोटी छोटी चीजें हैं, सबको ध्यान रहनी चाहिए। चले, बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में भी जो है वो चंपारण सत्याग्रह के लिए आ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? तेजी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, वर्ष बताइए। चंपारण सत्याग्रह के लिए वर्ष बताएं सभी लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? 1917 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। चलें, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? उत्तर करेंगे तेजी से। जी, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जो है पश्चिमी चंपारण का में ये आपका हुआ था, तीन कठिया प्रथा के विरोध में इन्होंने किया था। चलें, उत्तर करेंगे अब इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग नेहरू, नासिर और टीटो की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1961 के बेलग्रेड में जो है वो पहला सम्मेलन हुआ था और नेहरू, नासिर और टीटो तीनों लोगों ने मिलकर जो है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। और यहीं से हम लोगों ने जो है वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। हम किसी भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गुटनिरपेक्षता को अपनाते हैं। चलें, अगला प्रश्न, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे। सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, बेसिक से प्रश्न है। ये हाल फिलहाल के आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों को। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो सभी लोग जो है इस प्रश्न में बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर महोदय के द्वारा जो है वो इनको जो है वो कानून मंत्री बनाया गया था। चलें, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई है और कब दी गई है? दोनों चीज कमेंट करके बता दीजिए। चलें, ईयर के साथ आप लोग जो है वो कमेंट करेंगे। सभी का उत्तर आ रहा है बिल्कुल। चलें, तो इसमें जो है वो आकाश जी का उत्तर आया है। जो लोग इसमें जहांगीर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जहांगीर के द्वारा जो है वो 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जो है वो व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। उत्तर आपका जो होगा वो डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? आप लोगों को उत्तर करना है। चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इन चारों लोगों में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा का सदस्य न होकर राज्यसभा का सदस्य था? आप लोगों को अपना उत्तर तेजी से करना है।
चलें, पहली बार इंदिरा जी जो है वो कब बनी थी, कब बनी थी प्रधानमंत्री, किस ईयर में? चले, उत्तर आपका इंदिरा गांधी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ईयर में इंदिरा गांधी जी बनी थी प्रधानमंत्री भारत की? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो कम से कम इतना आप सभी लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। चले, बिल्कुल, तो पहली बार जो है वो 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी है, 1966 में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस समय ये लोकसभा की सदस्य नहीं थी, राज्यसभा की सदस्य थी। तो उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है किससे है? तेजी से उत्तर करेंगे वैज्ञानिक मानववाद के लिए। क्या है वैज्ञानिक मानववाद? आप सभी लोगों को पता होगा। चलें, एम.एन. राय के द्वारा जो है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा को दिया गया था। इसके पहले जो है दोस्तों, वैज्ञानिक मानववाद की जो अवधारणा है उससे पहले आपके ईश्वरीय अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा था। और जब आपके एम.एन. राय महोदय आते हैं तो इन्होंने वैज्ञानिक मानववाद की जो है वो चर्चा की, और इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो ईश्वरीय कृति न होके मनुष्य प्रकृति के विकास का परिणाम है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलें, इन्होंने ईश्वरीय पाप पुण्य की अवधारणा को जो है वो अस्वीकार कर दिया, और इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के विकास का परिणाम है। और इस आधार पे इन्होंने जो है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा को स्थापित किया। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो। कौन सा तत्व यदि राष्ट्रीयता में मिला दिया जाए तो राष्ट्रीयता हानिकारक हो जाएगी? आप लोग उत्तर करेंगे सहिष्णुता, उदारता, शांति और उग्रवाद। तेजी से किसी एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर करें। चलें सरिता जी, सब कुछ एक साथ लेके चल रहा हूं, चिंता न करिए, इंपॉर्टेंट बुक भी आप लोगों को करा देंगे। चलें, तो जो राष्ट्रीयता के समर्थक थे वो जो है उग्रवाद को राष्ट्रीयता से दूर रखना चाह रहे थे। इनका मानना था कि यदि राष्ट्रीयता की भावना के साथ उग्रवादी विचारों को, या जो उग्र विचार यानी गरम दल जो है वो गरम विचारों के जो लोग हैं, यदि वो आपके राष्ट्रीयता की भावना को स्वीकार करते हैं या आपकी राष्ट्रीयता में उग्रवादी विचार को यदि शामिल कर लिया जाए तो राष्ट्रीयता की जो मूल भावना है वो नष्ट हो जाएगी। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सहिष्णुता, शांति और उदारता, ये सभी चीजें जो हैं वो आपके राष्ट्रीयता के तत्व के रूप में, अंग के रूप में जो है वो देखा गया है, लेकिन इसको जो है एक नकारात्मक तत्व माना गया है उग्रवाद को। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद में भारत के शासन के लिए कौन उत्तरदायी था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उत्तर देंगे। भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलो, चलो, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं।
लेकिन जो लोग ए विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो सही होगा, भारत सचिव। आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, 1857 की घटना के बाद से जो है वो आपके 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया और उस समय जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया जिसे जो है वो भारत राज्य सचिव कहा जाता था। और ये भारत राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और ये जो है वो ब्रिटिश संसद में भारत के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। आपसे पूछा गया है ब्रिटिश संसद में, इस शब्द को यदि नहीं समझेंगे तो आपका उत्तर जो होगा वो गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो है भारत परिषद भारत में कार्य कर रही थी, गवर्नर जनरल जो है वो भारत में आके कार्य कर रहे थे, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सभी सदस्य जो है वो भारत में ही आके कार्य कर रहे थे। भारत सचिव एक ऐसा था जो आपके ब्रिटिश जो है वो संसद का सदस्य होता था। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, ए विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, तो ये सभी लोग भारत में आके कार्य कर रहे थे और ये जो है वो ब्रिटिश संसद का सदस्य था और अब इसकी निगरानी में जो है वो ब्रिटिश संसद की भारत राज्य सचिव की निगरानी में ये सभी लोग जो है वो कार्य करने लगे। तो ये जो होता था सीधे संसद के लिए उत्तरदायी होता था, संसद को जवाब जो है वो भारत राज्य सचिव देता था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं थी? चले तेजी से उत्तर करिए। (1688) की इंग्लैंड की क्रांति, 1857 की भारतीय क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तेजी से उत्तर करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चले, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। जो 1857 की भारतीय क्रांति हुई थी वो आपके चर्बी को जो है वो जो कारतूसों में चर्बी मिलाई गई थी उस जो है वो कारतूस में चर्बी मिलाने के परिणाम स्वरूप जो है ये 1857 की क्रांति जो है वो उग्र रूप में हो गई थी। हालांकि एकमात्र कारण जो है वो चर्बी नहीं है, इसकी भूमिका बहुत पहले से जो है वो बन रही थी। भारत जो है वो काफी उथल पुथल की स्थिति में था, लेकिन चर्बी जो है एक जो तात्कालिक कारण बना और उसकी वजह से जो है ये क्रांति भड़क गई थी 1857 की। बाकी इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति वहां के राजा के अधिकारों को चुनौती देने के लिए हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, तो ये सारी क्रांतियां इंग्लैंड में जो है वो राजा की शक्ति, आपके अमेरिका में जो है वो राजा की शक्ति और फ्रांस में ये सभी चीजें जो है यहाँ पे राजा अपने आप को, जी नहीं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, यहाँ पे राजा अपने आप को जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। राज्य के दैवीय सिद्धांत को जो है ये लोग स्वीकार कर रहे थे। इसको बदलने के लिए ये सारी क्रांतियां हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन 1857 की क्रांति का कारण जो है वो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो दिया है वो दिया है, निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी सही हैं, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। जी नहीं, ग्रुप नहीं बना है और ग्रुप बनाने के अब मूड में भी नहीं हूं अभी फिलहाल। चलें, आप लोग उत्तर करिए इसमें से। स्वदेशी के दायरे में आप लोगों को बताना है। नहीं आता है। चलें, ए विकल्प का, डी विकल्प का।
चलें, ए विकल्प और डी विकल्प को लेके जो है आप लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्वदेशी क्या है? महात्मा गांधी ने जो है वो स्वदेशी का आह्वान किया था, और स्वदेशी का सीधा सा मतलब है उन वस्तुओं का प्रयोग जिसका निर्माण भारत के लोगों ने भारत में किया हो, अपने देश में निर्मित वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है। इसका धर्म से, आर्थिक जो है वो गतिविधि से, या आपके जो है वो राजनीतिक गतिविधि से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका विकल्प जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। स्वदेशी का सीधा सा मतलब है वस्तुओं के निर्माण से और वस्तुओं के उपयोग से। भारत में वस्तुएं बनाई जाएंगी और भारत में जो है भारत के लोग उसी का प्रयोग करेंगे। ये विचार जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे स्वदेशी कहा जाता है। तो इसमें धर्म, अर्थ और जो है वो आपकी राजनीति कहीं आड़े नहीं आती है, कहीं भी से भी इसका संबंध उससे नहीं है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करें, ए विकल्प का चुनाव ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया, जिसे भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? आपको 4 विकल्प दिया है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चले, ईयर सहित संभव हो तो आप लोग बताने का प्रयास करें। चले, बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। जो लोग इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड का चुनाव कर रहे होंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है दोस्तों आपके 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचायत जो है जारी किया है। इसमें जो है वो आपके मुसलमानों को, आप ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों आदि को जो है वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और इससे जो है वो गांधी जी काफी क्षुब्ध हो गए थे। गांधी जी इस व्यवस्था से काफी नाराज थे, और इसकी वजह से जो है वो यरवदा जेल में अनशन पे बैठ गए। फिर बाद में जो है वो जो आपके दलित नेता थे, दलित नेताओं से जो है उनका समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे बाद में थोड़ी बहुत सहमति कुछ परिवर्तनों के साथ बनी थी। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में रैमजे मैकडोनाल्ड के लिए सही हो जाएगा। आपके 1932 में ये ब्रिटिश जो है वो प्रधानमंत्री थे, जिनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब पुनः मुक्त कराया? कब मुक्त कराया गया है भारत को पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को? 1960, 1961, 1962 और 1963। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, जी 1909 में मिला था, लेकिन एक व्यवस्था के माध्यम से रैमजे मैकडोनाल्ड ने और लोगों को उसमें शामिल कर लिया था। चलें, उत्तर करिए। चले, बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है 19 दिसंबर 1961 को जो है दोस्तों आपके भारतीय सेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसे विजय अभियान कहा जाता है, और उसके माध्यम से जो है वो पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराया गया। पुर्तगाल से गोवा जो है वो स्वतंत्र हो जाता है 1961 में, और उसके बाद से जो है दोस्तों आपके 30 मई 1987 को गोवा को भारत के एक राज्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब ये आजाद होता है तब ये यूनियन टेरिटरी में गया, और उसके बाद से 1987 में इसे राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो आप लोग इसको जो है वो ध्यान रखेंगे जरूर, और ये 25वां राज्य बना था। चलें, जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तेजी से उत्तर करेंगे। चौरी चौरा कांड का संबंध किस एक आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलो तेजी से शुरू करेंगे।
कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? ईयर कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। चलो बिल्कुल, जो लोग असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 1920 में शुरू हुआ, ये गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया। और ये चौरी चौरा कांड जो है वो आपके 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को जो है ये चौरी चौरा की घटना होती है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बी विकल्प जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, निम्न में से किसने गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था? गांधी को चंपारण में आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आप लोगों को, तेजी से बताइए। मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो बिल्कुल, तेजी से उत्तर करिए। चलें, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आयोग आपसे प्रश्न पूछेगा यदि चौरी चौरा की घटना को लेके, तो आपको 4 और 5 फरवरी दोनों में से किसी एक विकल्प को ही जो है वो लिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 फरवरी भी और 5 फरवरी दोनों एक साथ नहीं आपको मिलेगा। यदि आपको 4 फरवरी मिलता है तो 4 फरवरी का चुनाव करिएगा, यदि आपको 5 फरवरी मिलता है तो 5 फरवरी का चुनाव करिएगा। अब इसके लिए जो है किताबें कुछ और कहती हैं, भारत सरकार ने जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया उसमें जो है वो कुछ और डेट का प्रयोग किया। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है आयोग जो आंसर मानेगा उसी के साथ हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो आयोग ऐसी गलती नहीं करेगा। हम लोग ये जो है कम से कम इतना जो है वो आयोग के लोग भी समझते हैं कि यदि दोनों विकल्प को एक साथ दे दिया जाएगा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम किताबें जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें आज तक जो है 5 फरवरी का ही उल्लेख आपको मिलेगा, जो इतिहास की प्रमाणिक किताबें हैं। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप 4 फरवरी या 5 फरवरी जो आपको मिलेगा उसका आप लोग चुनाव करिएगा। चलिए, चंपारण जो है वो 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उस समय जो है वो राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और उसके बाद से जो है इन्होंने उनको आमंत्रित किया था। चले ठीक है, यदि एनसीईआरटी में ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? चलो सभी लोग उत्तर करें तेजी से। कैसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? चलें, तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसर हिंद की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद से आपके महात्मा गांधी ने भी नाइटहुड की उपाधि जो है वो के साथ में नाइटहुड की उपाधि को जो है वो किसने वापस किया था? आप लोग एक बार तेजी से उसके लिए भी कमेंट करके बता दीजिए। कल ही मैंने आप लोगों को प्रश्न कराया, नाइटहुड उपाधि किसकी है और महात्मा गांधी की उपाधि कैसर हिंद है। दोनों लोग जो है, इन दोनों व्यक्तियों ने जो अपनी अपनी उपाधि जो है वो लौटा दी थी। चलें, नाइटहुड की उपाधि किससे मिली थी? आप लोग उत्तर करेंगे। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो नाइटहुड की उपाधि मिली थी और इनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। दोनों लोगों ने जो है अपनी अपनी उपाधि वापस कर दी, लौटा दी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? नरेंद्र, रामकृष्ण, मूल शंकर, रविशंकर, किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें,
चलें, तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल शंकर के साथ ही आप लोगों को जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है स्टेट एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, गोखले, जवाहरलाल नेहरू, किसी एक का चुनाव करिए। मीनू जी दोनों में दोनों के लिए, टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। चलें, तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे होंगे स्टेट एंड माइनॉरिटीज के लिए, उनसे स्टेट्स एंड माइनॉरिटी आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ा जाए। 1945 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1945 में। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? गोखले, तिलक, गांधी और राजा राम मोहन राय, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। मुकेश कुमार जी वीडियो को आप जो है वो रिफ्रेश कर लें, तेजी से उत्तर करें। चलो, बहुत ही बढ़िया। चलें, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को नहीं। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। बी विकल्प आपका सही होगा। जितने लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उनका उत्तर सही हो जाएगा। डी विकल्प का चुनाव आप लोग न करें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। विधि की उचित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। चलें, तो आप सभी लोग इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। कहां से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? किस देश से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? तेजी से कमेंट करके बताएं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से हम लोगों ने लिया है? चलें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? चलें, तेजी से उत्तर करें। नागपुर अधिवेशन, रामपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, अवाड़ी अधिवेशन, चारों में से किसी एक का चुनाव करके उत्तर करेंगे। चलें, तो पंडित नेहरू की प्रेरणा से जो है 1955 का जो अवाड़ी अधिवेशन तमिलनाडु में हुआ था। चलें, तमिलनाडु में ये आपका अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और यहीं पे आपके जो है वो समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था। आप सभी लोग इसके लिए एक बार तेजी से कमेंट करके बताएं कि अवाड़ी अधिवेशन जो 1955 का हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? चलें, अवाड़ी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहा है? तेजी से उत्तर करेंगे।
तेजी से उत्तर करिए। अवाड़ी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? चले, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। ये समाजवादी जो ढांचा है ये नेहरू की प्रेरणा से लिया गया था, एक चीज जो है, पहली चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो इसकी अध्यक्षता है वो आपके भरत कुमार ने की थी, भरत कुमार। और ये जो है वो कांग्रेस का 60वां अधिवेशन था, 60। चले, तो भरत कुमार जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है ए विकल्प के लिए। समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति का जो विचार था दोस्तों, इसकी वजह से भारत में आपातकाल जो है 1975 में लगाना पड़ गया था। वर्ष 1975 में जो है वो आपके पटना का गांधी मैदान, पटना में जो है दोस्तों गांधी मैदान, आप सभी लोगों ने सुना होगा गांधी मैदान का नाम। वहां पे आपके जयप्रकाश नारायण जो है ये महात्मा गांधी से प्रेरित थे और ये 5 लाख लोगों को जो है वो लेके पहुंच गए। अब 5 लाख लोग जब पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए तो उस समय तात्कालिक सरकार को की जो है वो हाथ पांव खुल गए और इंदिरा गांधी जी को जो है वो आपके आपातकाल लागू करना पड़ा। तो उत्तर आपका जो है वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग इसमें समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? जी, किस प्रकार जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया है? महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके, राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, कुछ ईयर उवर का भी आप लोग जिक्र कर दिया करिए। तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों नमक कानून तोड़ने की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 240 किलोमीटर की यात्रा ये करते हैं दोस्तों, 24 दिन का समय लगता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ के इन्होंने जो है वो अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तेजी से उत्तर करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए। चलें, चलें, मील और किलोमीटर आप लोग नाप लीजिएगा। 240 मैं आपको बता रहा हूं, तो फिलहाल के लिए ये 240 रहने दीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तेजी से उत्तर करेंगे। चलो, बिल्कुल 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश, बंगाल विभाजन। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा, चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए।
चले, बहुत ही बढ़िया। तो काउंसिल में प्रवेश पाने के लिए जो है वो स्वराज दल ने कार्य करना शुरू किया था। इनका जो मुख्य एजेंडा था वो ये था कि काउंसिल में प्रवेश किया जाए और काउंसिल में प्रवेश करने के बाद नीतियों में सुधार करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये लोग इस चरण को जो है वो फॉलो करना चाह रहे थे, उसके लिए इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। उत्तर आपका जो होगा वो विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना जो है कब हुई है, आप लोग तेजी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी स्थापना की थी। जी बिल्कुल। अब आ जाइए, गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन, साध्य साधन की पवित्रता, पंचशील, लोकतंत्री समाजवाद, मजदूर आंदोलन। चलें, तो आप सभी को पता है गांधी जी जो है वो साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने। होम रूल लीग के सचिव के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों, किस वर्ष में जो है वो पंडित नेहरू को होम रूल लीग का सदस्य बनाया गया। 1918, 1916, 1912 और 1921। किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तेजी से उत्तर करें। चलें, 1919 में तो ये शामिल ही हुए थे होम रूल लीग में। चलें, इसमें जो है आपको सही विकल्प कोई भी नहीं दिया हुआ है। जो आपके होम रूल लीग के जब ये सचिव बने थे दोस्तों, ये आपके 1919 में एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। 1919 का इलाहाबाद का जो अधिवेशन है, इलाहाबाद के अधिवेशन में जो है वो ये होम रूल लीग के सचिव बने थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा, हालांकि इसमें जो है 1921 का चुनाव आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 1919 में आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1919 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। चले, ये एक डिस्प्यूटेड प्रश्न आज रह जाएगा, इसको आप लोग जो है छोड़ देंगे, इसको मैं कल आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। 1919 में ही इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो आपके होम रूल लीग के सचिव 1919 में ही बन गए थे। तो आप लोग जो है इसके लिए छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कल इसको करा देंगे फिर से। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप सभी लोग। चलें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था रंगून में, टोक्यो में, पेकिंग में या सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, बहुत ही बढ़िया, डी विकल्प के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है।
तो जो लोग सिंगापुर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1943 में 1943 में जो है वो सिंगापुर में आपके आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। कौन थे संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चारों में से एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो वैधानिक परामर्शदाता आपके संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा के जो थे वो आपके डॉक्टर BN राव थे। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रख्यात कानूनविद थे और इन्हीं को जो है वो सब वैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। किसने लिखी है इंडियन स्ट्रगल? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन स्ट्रगल के लिए उत्तर करें। चलें, तो जो लोग इसमें जो है वो डी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो आपके इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना जो है वो की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल का जो संबंध है वो सुभाष चंद्र बोस से है और किसी से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है वो दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तेजी से आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करें। चलें, पहली बार इस नारे का प्रयोग जो है कहां पे किया था सुभाष चंद्र बोस ने? पहली बार नीतू सोनम जी कह रही हैं सर लेवल, जी बिल्कुल लेवल हार्ड कर देंगे, लेकिन जो प्रश्न अभी तक आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको छोड़ के मैं नहीं चल सकता। यदि मैं उनको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा और ये प्रश्न पूछे गए तो आप लोग मेरे ऊपर जो है फिर से एक आरोप लगाएंगे कि जो है सर आपने जो है वो इन प्रश्नों को छोड़ दिया, आपने कराया नहीं। तो मेरी जिम्मेदारी सारे प्रश्नों को कराना है, आसान प्रश्नों को भी कराऊंगा, कठिन प्रश्नों को भी कराऊंगा, तो सबको मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। आसान प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आसान प्रश्न हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आप आसानी से परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यदि कठिन प्रश्नों को, एक दो प्रश्नों को आप गलत करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आसान प्रश्नों को यदि रिवीजन के अभाव में आप लोग गलत करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा जो है वो समस्या होती है। चलें, तो आजाद हिंद फौज माफ करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस नारे का प्रयोग रंगून में, जुबली हाल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे रंगून के, और वहां पे जो है इन्होंने इस नारे का प्रयोग किया था और वहीं से ये नारा अपनी जो है वो रंगत में आ गया, इसने गति पकड़ ली थी। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। और आज का सेशन जो है दोस्तों यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। अब 1 मिनट के लिए आप लोगों से जो है वो बहुत ही
आवश्यक बात है, आप लोग जो है दोस्तों थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, 1 मिनट मेरी बात सुन लेंगे और उसके बाद से आप सभी लोग जो है वो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। चलें, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेशन जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। जैसे जिसको जो है वो समय की बहुत समस्या है, जिसको ये लगता है कि 1 घंटे के अंदर जो है 150 प्रश्न कराए जा सकते हैं, तो आपको जहां 1 घंटे में 150 प्रश्न मिलते हो, आप स्वतंत्र हैं, आप जो है वहां जा सकते हैं, आप वहां से सुविधा ले सकते हैं। मेरी क्षमता नहीं है कि एक घंटे में मैं आप लोगों को 150 प्रश्न करा पाऊं। 1 घंटे में 150 प्रश्न कराने के लिए सिर्फ प्रश्न को पढ़ना और उत्तर बताते हुए यदि मैं जाऊं तो भी 1 घंटे में लगभग 120 के आसपास प्रश्न हो पाएंगे। 150 प्रश्न कंप्लीट तभी भी नहीं हो पाएंगे। तो यदि आपके पास समय का अभाव है, आप थोड़ी जल्दीबाजी में हैं, तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है दोस्तों, जब सेशन की शुरुआत में, जब सेशन शुरू होता है और उसी समय कोई ऐसी बात होती है जिससे मूड डिस्टर्ब हो जाए, तो खास करके आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सेशन की शुरुआत में कम से कम जो है कोई ऐसी बात आप लोग ना करें जिससे जो है वो मूड डिस्टर्ब हो और कार्य करने से जो है वो मन ही ना करे। तो आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे, जो है इसमें कहीं कोई किसी को समस्या नहीं है। तो आप सभी लोग जो है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सभी का जो है वो व्यवहार बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है हमेशा आप लोगों के साथ में। तो आप लोग अपने अपने जो है वो तरीके से, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक जो मर्यादा होती है उसको मेंटेन करके आप लोग रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस मेरा यही आप लोगों से कहना है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। थोड़ा जो है वो कहा जाए तो आप लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। चले, फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिए और हम लोग जो है कल फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।